सादर वंदे। अभिनव वारस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत आप सभी साथियों का। जैसा कि साथियों आपको विदित है, हमारी अभिनव वारस अकेडमी टीम के द्वारा इस कोरोना की इस महामारी के दौरान आप लोगों के साथ लगातार जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज प्रारंभ की गई है। और ये राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज बालकों के बीच में, युवा प्रतियोगी साथियों के बीच में बड़ी खासी चर्चित देखी जा रही है। साथियों, प्रश्नोत्तरी सीरीज 17 के साथ हम लोग आज उपस्थित हैं। 17 को शुरू करें उससे पहले बारी आती है हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 16 के विजेता घोषित करने की। जी हाँ साथियों, प्रश्नोत्तरी सीरीज 16 के जो विजेता है वो है धर्मवीर डूडी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको धर्मवीर डूडी। आप दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर हों और अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। आइए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 17। प्रश्नोत्तरी सीरीज 17 हम शुरू करें उससे पहले आप लोग अपनी कलम उठा लीजिए, नोटबुक उठा लीजिए, क्योंकि आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 17। और प्रश्नोत्तरी सीरीज 17 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। जी हाँ, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर या फिर रामगढ़। अपने आंसर फटाफट कमेंट में डाल दीजिए। साथियों, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के अगर विजेता बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को अंतिम कड़ी तक देखना होगा और इन सभी प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही जवाब आपको देने हैं और उन प्रश्नोत्तरी सीरीज में दिए हुए उन सही जवाबों के आधार पर आपको लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता घोषित किया जा सकता है। तो साथियों चलिए तैयार हो जाइए अपने कमेंट करने के लिए। इस पहले प्रश्न का आप लोग कमेंट कीजिए जवाब। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना। साथियों जवाब की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस पहला जो प्रश्न है आपका, इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। जी हां, ऑप्शन डी। साथियों यहां पर आपकी जो रामगढ़ है, अब ये रामगढ़ अपना एक जयपुर में भी रामगढ़ पड़ता है, एक अलवर में भी रामगढ़ है, पर ये रामगढ़ आपके जैसलमेर वाला रामगढ़ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रामगढ़ कहाँ पर, आपके जैसलमेर में। यहाँ पर प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थापित की गई है। साथियों अगर मैं बात करूँ आपके रामगढ़ की शक्ति परियोजना की, तो इसका जो नाम है वो है रामगढ़ गैस तापीय परियोजना। जी हाँ, रामगढ़ गैस तापीय योजना। और ये रामगढ़ गैस जो तापीय योजना है साथियों, ये कहां पर स्थापित की गई है? रामगढ़ जैसलमेर में। रामगढ़ जैसलमेर। आगे मैं बढ़ूं साथियों इस रामगढ़ गैस तापीय परियोजना की, तो आपको पता होगा ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। जैसा कि प्रश्न की पहली हेडिंग ये है, तो किस पर आधारित है? ये प्राकृतिक गैस आधारित। आगे मैं बात करूं अगर इस आपके रामगढ़ गैस परियोजना की, तो आपको पता हो साथियों राजस्थान की, जी हाँ, राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है ये। संपूर्ण राजस्थान की पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना है ये। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना। साथियों अगर मैं बात करूं इस रामगढ़ गैस परियोजना की, तो हाल ही के प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके आधार पर मैं बात करूं तो यहां पर से लगभग 71 मेगावाट, जी हाँ, लगभग 70 से 71 मेगावाट बिजली का यहाँ से उत्पादन किया जा रहा है। ये थी आपकी रामगढ़ गैस तापीय परियोजना, जो कि राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना है, जो रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित की गई है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस चित्र शैली में नारियों एवं रानियों को भी, जी हाँ, किस चित्र शैली में नारियों को एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए, देखता हूं सबसे पहले जवाब किसका आता है। कोटा चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली या फिर मारवाड़ चित्रशैली?
साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी कारणवश हमने जो प्रश्नोत्तरी सीरीज प्रातः 10 बजे जारी करने का जो आपसे कमेंट किया था, वो कुछ कारणवश 1-2 दिन थोड़ा डिले रहा, परंतु आज से प्रतिदिन सुबह 10 बजे ही आपको ये प्रश्नोत्तरी सीरीज, नवीन प्रश्नोत्तरी सीरीज अभिनव आरएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आप लोग प्रतिदिन सुबह 10 बजे नहा धोकर बैठ जाइए अपने जो स्टडी टेबल पर, और पूरी तरीके से तन्मयता के साथ इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को आप लोग एंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई की मुख्य धारा में लगे रहिए और बने रहिए। साथ ही यहाँ पर आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऐसी चित्र शैली हमें यहाँ पर जो पिक करनी है जिसमें नारियों का और विशेष रूप से रानियों के भी शिकार करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। साथियों राइट आंसर जो हमारा होगा वो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, कोटा चित्रशैली, हाड़ौती के अंतर्गत कोटा चित्रशैली की बात हो रही है। ये कोटा चित्रशैली ऐसी थी साथियों जहां पर विशेष रूप से शिकार के दृश्यों का चित्रण किया गया है। ध्यान रखना इस बात को, अगर प्रश्न में नारी और रानियां भी नहीं दें तो काफ़ी बार सरल प्रश्न पूछ लिया जाता है सीधा सा सटीक सा कि शिकार के दृश्यों का चित्रण भी कौन से चित्रशैली से है? कोटा चित्रशैली में। तो कोटा चित्रशैली की 1-2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोटा चित्रशैली में एक तो शिकार से संबंधित कोई भी बात आ जाए तो शिकार से संबंधित जो चित्र हैं वो आपकी कौन सी चित्रशैली में है? कोटा चित्रशैली में। अगर वो विशेष रूप से पूछना चाहेगा तो नारियों का ध्यान रखना, नारियों के बारे में पूछ रहा है, नारियों को या महिलाओं को भी शिकार करते हुए। अमूमन अपन देखते हैं कि शिकार की जो प्रक्रिया है वो अमूमन पुरुषों के द्वारा संपादित की जाती है, परंतु इस चित्रशैली में ऐसे चित्र बने जिसमें महिलाएं, नारियां और विशेष रूप से रानियां, राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी शिकार करते हुए दिखाई गई है। तो साथियों एक ये महिलाओं और नारियों के, महिलाएं या फिर रानी द्वारा या रानियों द्वारा शिकार, इसका भी चित्रण यहाँ पर विशेष रूप से किया गया है। अच्छा, इसके बारे में, कोटा के बारे में एक बात पूछ ली जाती है, इसका विकास। जी हाँ, अगर मैं कोटा चित्रशैली के स्वतंत्र विकास की बात करूँ, इसका जो स्वतंत्र विकास था साथियों कोटा चित्रशैली का, वो संपादित हुआ था महाराज राम सिंह के काल में। जी हाँ, महाराज राम सिंह के काल में कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ और इस चित्रशैली में विशेष रूप से शिकार से संबंधित चित्र बनाए गए। एक चित्रशैली और है साथियों, कमेंट करना मुझे, जिसमें विशेष रूप से पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है। पशु पक्षियों के चित्रांकन वाली चित्रशैली कौन सी है? कमेंट करो एक बार मुझे। कदम के वृक्षों वाली चित्रशैली कौन सी है? कमेंट करो मुझे। आम के चित्रों, आम के जो पेड़ों का चित्रांकन कौन सी चित्रशैली में हुआ है? कमेंट करो मुझे फटाफट। आप लोग एक्टिव हो जाइए, ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हो जाइए। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। एक्टिव होकर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मुझे। आम के पेड़ों का चित्रांकन कौन सी चित्रशैली में हुआ है? जल्दी कमेंट कीजिए। चलो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग लेते हैं हमारी सीरीज के को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, और इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के अगले प्रश्न से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग अभिनव आरएस अकेडमी का जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। साथियों इसी प्रकार से आप लोग हेल्प करते हुए और इस पठन और पाठ्यक्रम की जो सिस्टम है इसको बहुत उन्नति पर पहुँचा सकते हैं, और हमारा ये जो मिले जुला जो प्रयास है वो बहुत ही बेहतरीन होगा, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, काठ का रैन बसेरा। जी हाँ, काठ का रैन बसेरा नाम सुना होगा आप लोगों ने। काठ का मतलब लकड़ी होती है। काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा ऐसा जिला है जिससे संबंध है इसका काठ के रैन बसेरा का? बहुत ही चर्चित रैन बसेरा रहा था 2012 में, फिर से एक बार चर्चा में आया था। ये क्यों आया था वो भी मैं बात करूंगा। यहाँ पर पहले बात कर रहा हूँ काठ के रैन बसेरे के बारे में। काठ का रैन बसेरा महल का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन आपके जोधपुर, जैसलमेर, कोटा और झालावाड़। साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
जी हाँ, झालावाड़। झालावाड़ ज़िले में ये काठ का एक महल था, लकड़ी का एक महल था, पूरी तरीके से लकड़ी से निर्मित था। ये पूरा महल की हर चीज़ लकड़ी की बनाई हुई थी। मैं बात करूँ अगर इस रैन बसेरे के बारे में, तो आप लोग अपनी नोटबुक उठा लीजिए, पूरी बात आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा ये रैन बसेरा आखिर दिखता कैसा है। देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा रैन बसेरा। साथियों ये है रैन बसेरा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा रैन बसेरा काठ और लकड़ी का बना हुआ है, बिल्कुल। अगर मैं और थोड़ा सा स्पष्ट दिखाना चाहूँ आपको, एक और स्लाइड्स देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जी हाँ, एक तालाब के किनारे पर ये रैन बसेरा स्थापित किया गया है। कैसे किया, क्यों किया, कहाँ से आया, ये सारी बात हम लोग चर्चा में करेंगे। ये आपका रैन बसेरा है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों, इस रैन बसेरे की बात को पूरी करते हैं। पहले अगर मैं बात करूँ इस कास्ट के रैन बसेरे की, एक्चुअल हुआ क्या था साथियों, बात थी 1936 ईस्वी की। जी हाँ, 1936 में क्या हुआ, आपकी जो देहरादून है वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। जी हाँ, देहरादून वन शोध संस्थान द्वारा, ये आपकी जो देहरादून वन शोध संस्थान है इसके द्वारा 1936 में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। और उस प्रदर्शनी में ये काठ से बना हुआ महल रखा गया था। तो मैं दोबारा बात को शुरू करूं, काठ का ये रैन बसेरा, अगर निर्माण की बात आ जाए, काठ के रैन बसेरे के निर्माण की बात आ जाए, तो ये निर्माण किया था इसका देहरादून की वन शोध संस्थान के द्वारा। तो 1936 में देहरादून में इसे जो वन शोध संस्थान है इसके द्वारा एक एग्जीबिशन लगाया गया, एक प्रदर्शनी लगाई गई। और उस प्रदर्शनी में उस समय झालावाड़ के तत्कालीन महाराज राजेंद्र सिंह के द्वारा ये महल इतना ज़्यादा पसंद आ गया उनको कि उन्होंने इस महल को क्या कर लिया, खरीद लिया वहाँ से। इस महल को खरीदने के पश्चात 1937 में, जी हाँ 1937 में महाराज राजेंद्र सिंह ने क्या किया, 1937 में इस महल को लाकर, और एक गांव था झिरनिया गांव, याद रखना आप, झिरनिया गांव। और ये झिरनिया गांव पड़ता है कहाँ पर, झालावाड़ में। तो साथी झिरनिया जो गांव था इसके निकट एक तालाब बना हुआ था जिसका नाम था कृष्ण सागर तालाब। जी हाँ, अगर झिरनिया गांव में तालाब का नाम पूछे तो नाम याद रखना, कृष्ण सागर तालाब। इस कृष्ण सागर तालाब के किनारे पर इन्होंने क्या किया, 1937 में इस रैन बसेरे को, या जो एक काठ का महल बना हुआ था, इस महल को स्थापित करवा दिया। जी हाँ साथियों, तो ये सारा का सारा काम करवाया था राजेंद्र सिंह जी के द्वारा, और उस समय के जो तत्कालीन नरेश थे, और ये खरीद कर लाए थे 1936 में देहरादून की एक एग्जीबिशन से, जो आयोजित की गई थी वन शोध संस्थान के द्वारा। देहरादून की वन शोध संस्थान ने ही इस काठ के महल का क्या किया था, निर्माण किया था। और अगर बसाने की बात आई तो ध्यान रखना, ये झालावाड़ में स्थापित हुआ था 1937 में, जबकि इसको एग्जीबिशन में रखा गया था 1936 में। अब मैं बात करूं, जैसे मैंने बात शुरू की थी कि 2012 में एकाएक ये बड़ा ही चर्चा में आ गया था, उसकी मैं बात करता हूं साथियों। हुआ क्या एक्चुअल में, अगर मैं इस काठ के रैन बसेरे की बात करूं, एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो आपका काठ का रैन, ये आपका तालाब है जो कृष्ण सागर तालाब है, और ये आपका रैन बसेरा है। अब इस रैन बसेरे की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया इसका हर चीज़ टोटल पूरा का पूरा जो इसका डेकोरेशन है वो पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और इसमें साफ मतलब इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि इसमें किसी भी प्रकार की मोमबत्ती या आग से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं लाई जाएगी। परंतु त्रुटिवश 2012 में यहाँ पर एक बताया जाता है कि मोमबत्ती की वजह से यहाँ पर आग लगी, और उस आग में सारा का सारा ये जो काष्ठ का महल है वो जलकर राख हो गया। जी हाँ, पूरा का पूरा महल जल गया था, और उस समय ये फिर से एक बार चर्चा का विषय बना था और 2-4 एग्जाम्स में पूछा गया था। तो साथियों ये था आपका काष्ठ का रैन बसेरा, जो कि बसाया गया था झालावाड़ में, लाया गया था देहरादून की वन शोध संस्थान से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा एक नृत्य, कला संस्कृति से आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो कालबेलियाओं का नृत्य नहीं है। साथियों आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दे रखे हैं 4, चक्री नृत्य,
संक्रिय नृत्य, चरी नृत्य या फिर पणिहारी नृत्य। प्रश्न को एक बार फिर से समझ जाइएगा। यहाँ पर 4 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जो कालबेलियाओं से संबंध रखते हैं, कालबेलिया जो जाति है उनसे संबंध रखते हैं, परंतु एक नृत्य ऐसा है जो कालबेलिया जाति के द्वारा नहीं किया जाता है। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिएगा, कमेंट ज्यादा करो, फटाफट करो कमेंट। कालबेलियाओं के प्रसिद्ध नृत्य, कालबेलियाओं का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है बताइए मुझे, कमेंट कीजिएगा। कालबेलिया नृत्य की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना कौन सी है, कमेंट करो फटाफट। कालबेलियाओं की प्रसिद्ध नृत्यांगना, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। साथियों यहाँ पर उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपना जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा साथियों, देखो आपका जो चक्री नृत्य है वो चक्री नृत्य भी कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, संक्रिय नृत्य भी किया जाता है, पणिहारी नृत्य भी किया जाता है, परंतु चरी नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा नहीं किया जाता। जी हाँ, कालबेलिया जाति द्वारा चरी नृत्य नहीं किया जाता। तो फिर प्रश्न आता है कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो साथियों चरी जो नृत्य है वो किया जाता है गुर्जर जाति के द्वारा। जी हाँ, गुर्जर जाति की कन्या और महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं चरी नृत्य। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि चरी नृत्य आखिर है कैसा नृत्य, क्या विशेषता है, इसको चरी नृत्य क्यों कहते हैं। तो समझना साथियों, मैं इस चरी नृत्य की बात कर रहा हूँ। इस चरी नृत्य में एक्चुअल होता क्या है, एक महिला होती है और महिला अपने सिर के ऊपर, जी हाँ, अपने सिर के ऊपर एक चरी रखती है। चरी एक तरीके से अमूमन मैं बात करूँ तो पीतल की बनी हुई होती है, एक पात्र होता है पानी का, जिसको पानी भरने में अमूमन गाँव में काम में लेती हैं महिलाएं। तो उस चरी में वो क्या करती है, कुछ कपास के बीज, जिसको अपन लोग काकड़े कहते हैं, जी हाँ, पशु आहार होता है कि, तो उन काकड़ों को उस जो आपकी चरी होती है, देखो इस प्रकार की होती है चरी, कुछ मैं बना देता हूँ एक आपके लिए, कुछ ऐसी ये चरी होती है और इस चरी में ये लोग क्या कर लेते हैं, कुछ कांकड़े डालकर और उन कांकड़ों में आग लगा दी जाती है। जी हाँ, अग्नि लगा दी जाती है, तो कांकड़े जलते रहते हैं और इन जलते हुए कांकड़ों से भरी हुई जो चरी है उसको महिला अपने सिर पर रखकर और नृत्य करती है। तो ऐसा बड़ा ही ज़बरदस्त रोमांचक वाला ये नृत्य है, बहुत ही खतरनाक नृत्य है, देखने में बड़ा ही रोमांचक नृत्य है। और ये नृत्य कौन करती है, विशेष रूप से गुर्जर जाति की महिलाएं। तो ध्यान रखना एक तो विशेष बात है कि ये नृत्य जो चरी नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के महिलाओं के द्वारा, गुर्जर जाति महिलाओं के द्वारा। आगे बात को ध्यान देना, ये जो चरी नृत्य है साथियों, ये कहाँ का विशेष प्रसिद्ध है, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, अगर इंडिविजुअल पूछा जाता है तो ये प्रसिद्ध जो है वो प्रसिद्ध है साथियों, राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है किशनगढ़। जी हाँ, और ये किशनगढ़ पड़ता है अजमेर में। साथियों इस किशनगढ़ का चरी नृत्य संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अगर मैं चरी नृत्य की बात करूं तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का काम किया था ये फल्गुबाई के द्वारा। तो साथियों इसी कारण से फल्गुबाई को चरी नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना कहते हैं। इस नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना, और ये नृत्यांगना कौन है आपकी, फल्गुबाई, फल्गुबाई। तो साथियों यहाँ पर फल्गुबाई का संबंध काफ़ी बार सीधा सा पूछ लेता है, फल्गुबाई का संबंध है तो किससे है, चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से, चरी नृत्य से है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। अच्छा, इसको कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, किसके माध्यम से किया जाता है, चरी के माध्यम से किया जाता है। चरी का विशेष रूप से प्रयोग काई में करते हैं, पणिहारी पानी को लाने में इसका क्या करती है, उपयोग करती है। साथियों और बाकी की हमने जो 3 नृत्यों की बात की थी वो कालबेलिया जाति के द्वारा, जी हाँ, कालबेलिया जाति के द्वारा वो नृत्य किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राजस्थान के लोक नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम में प्रश्न इनसे आते हैं। तो आप लोगों को आवश्यक होगा कि इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरीके से कवर करें, सारे के सारे लोक नृत्यों को आप लोग देखें और कवर करें इनको, और इनके पर्टिकुलर आप लोग नोट्स बनाए। जी हाँ, नोट्स इनके पर्टिकुलर आप लोगों को बनाने होंगे। और इसके अंतर्गत आप लोग विशेष रूप से क्या करें, जैसे मारवाड़ के बहुत सारे लोक नृत्य, तो मारवाड़ के एक
साथ बना लीजिए। फिर मेवाड़ के जो लोक नृत्य उनको एक साथ बना लीजिए। उसके बाद में शेखावाटी के लोक नृत्यों को एक साथ बना लीजिए। तो इस प्रकार से आपके नोट्स बड़े बेहतरीन बनेंगे। फिर जनजातियों को ले लीजिए आप लोग। जनजातियों के अंतर्गत जितने भी नृत्य, जैसे भीलों के कौन से, गरासियों के कौन से, सहरिया जाति के कौन से हैं, तो उन सबको अलग अलग भागों में आप लोग बांट कर और एक जगह रखकर आप लोग इसको पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर ये चरी नृत्य, बहुत ही मैंने बताया था कि रोमांचक वाला नृत्य है। आप लोग इस नृत्य को देखकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करोगे कि राजस्थान की महिलाओं के द्वारा ऐसा कर्तव्य दिखाने वाला नृत्य किया जा सकता है। तो तैयार होंगे आप लोग? जो नहीं है वो तैयार हो जाइए इस चरी नृत्य को देखने के लिए। चरी नृत्य आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ साथियों, ये चरी नृत्य है। देख पा रहे हैं आप लोग, दो महिलाएं अपने सिर पर ये चरी रखी हुई है इनके सिर के ऊपर, और इस चरी में इन्होंने काकड़े जला रखे हैं। देखो, जो मैं काकड़ों की बात कर रहा था, कपास के बीज होते हैं, और इस प्रकार से ये अपने हाथ पांव का संचालन करती है। ये देखिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चरी नृत्य, जो कि गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ये है साथियों, देखो इनके कलात्मक देखिएगा आप लोग, सिर पर इनकी चरी में आग जल रही है और इनका कलात्मक देखिए आप लोग। ये था आपका चरी नृत्य। साथियों, आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गवरी नृत्य। फिर लोक नृत्य से संबंधित एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गवरी लोक नृत्य के दौरान भीलों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो गवरी लोक नृत्य के अंतर्गत? ये भी बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे गए हैं गवरी लोक नृत्य से, बहुत इंपॉर्टेंट। गवरी लोक नृत्य के दौरान भीलों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? साथियों, ये एक मिला जुला प्रश्न है। जिसको वाद्य यंत्रों का भी ज्ञान होगा और जिसको लोक नृत्यों का भी ज्ञान होगा, वो अच्छी तरीके से इसका जवाब दे पाएगा। वाद्य यंत्र यहाँ पर ढेरू वाद्य यंत्र, मांदल वाद्य यंत्र, ताशा या फिर नौबत वाद्य यंत्र। फटाफट अपना जवाब कमेंट कीजिए। आज अपना वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी होगी आज। फटाफट जवाब कर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न सारे रखेंगे अपन लोग, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी। फटाफट कमेंट कीजिए। साथियों, राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, मांदल लोक नृत्य। ये मांदल वाद्य यंत्र। ये मांदल जो वाद्य यंत्र आपका है, इस मांदल वाद्य यंत्र के माध्यम से ही भीलों के द्वारा गौरी लोक नृत्य किया जाता है। जी हाँ, तो गौरी लोक नृत्य के गौरी लोक नृत्य के अंतर्गत ये मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। साथियों, मैं बात करूं अगर आपके इस मांदल वाद्य यंत्र की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना और लिख लेना इसको। मांदल वाद्य यंत्र, पहले तो मुझे कमेंट करो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट करो एक बार, देखें कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, कौन कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र अपने यहाँ पर। एक तो काउंट फिगर बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 6, कितने प्रकार के हैं, और कौन कौन से प्रकार हैं उनके। जैसे सुशीरवाद है, अवनद्धवाद है, तो ऐसे कौन कौन से वाद है, कमेंट करो मुझे फटाफट। चलो मादल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, जो मांदल वाद्य यंत्र है, इसको एक तो आप जान जाइए कि ये मिट्टी से बना हुआ, जी हाँ, ये मिट्टी से बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम मांदल है। ध्यान रखना, ये मिट्टी से निर्मित होता है, मिट्टी से निर्मित अर्धगोला होता है ये। जी हाँ, एक मतलब अर्धगोले टाइप का होता है ये, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से निर्मित गोला। अच्छा, इस गोले के ऊपर क्या करते हैं, इस गोले के ऊपर क्या करते हैं ये लोग, जैसे आपका हिरण हुआ या फिर विशेष रूप से बकरे की खाल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हिरण या बकरे की जो खाल होती है वो इस गोले के ऊपर क्या कर दी जाती है, मंड दी जाती है। तो हिरण या फिर बकरा, इनकी जटिल होती है, जो स्किन होती है वो हिरण या बकरे की खाल मड दी जाती है। तो देखो आप लोग, मैं बता दूं आपको, इस प्रकार का ये गोला हुआ
और इस गोले के ऊपर क्या किया इन्होंने, ये खाल मढ़ दी, ठीक है। और इस फिर मांदल जो होता है इसको हाथों के द्वारा, जो बजाने वाला होता है, वाद्य वादक होता है, वो अपने हाथों के द्वारा, हाथों के आघात से इस मांदल वाद्य यंत्र को बजाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो मांदल वाद्य यंत्र जो है वो आपका, एक तो ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो मांदल जो वाद्य यंत्र वो है अवनद्ध वाद्य, अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध का मतलब होता है ऐसा वाद्य यंत्र जो किसी खाल से मंढा या ढका हो, वो अवनद्ध वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो मांदल वाद्य यंत्र है वो कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद्ध वाद्य यंत्र है, ये और ध्यान रखना। अच्छा, इसको लेकर मैं एक बात और आपसे करूँ, इस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से गौरी लोक नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये जो वाद्य यंत्र मांदल, वो गौरी नृत्य के या गौरी लोक नाट्य है, ये आपको पता होगा, लोक नृत्य कह दो, लोक नाट्य कह दो, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक बात और, ये मांदल वाद्य यंत्र राजस्थान का जो मोलेला गांव है, मोलेला गांव सुना होगा आप लोगों ने, मोलेला गांव कहाँ पर पड़ता है, ये राजसमंद में। तो मोलेला गांव जो राजसमंद है, वहाँ पर विशेष रूप से ये मांदल तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, ये मांदल विशेष रूप से कहाँ पर तैयार किए जाते हैं, मोलेला गांव राजसमंद में, जहाँ पर मिट्टी के कलात्मक वस्तुओं के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है मोलेला गांव। इसका और याद रहे आपको कि ये जो आपका शिवजी और पार्वती जी है, उस शिवजी और पार्वती जी का बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र है ये मांदल। और ऐसा बताया जाता है कि गौरी लोकनाट्य में भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ये मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आज़ाद मोर्चा। प्रजामंडल आंदोलन आपको याद होगा, उसी के अंतर्गत ये प्रश्न है। तो पहले तो मुझे जवाब की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था, जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या भरतपुर, कौन सी रियासत थी साथियों? राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा जयपुर रियासत। जी हाँ, जयपुर रियासत के अंतर्गत ही इस आज़ाद मोर्चे का क्या किया गया था, गठन किया गया था। फिर बात आती है कि सब आज़ाद मोर्चे का आखिर ये चर्चित क्यों है, आखिर इससे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं और इसका गठन क्यों किया गया था। तो ध्यान दीजिए, अपन बढ़ते हैं अपने प्रजामंडल की तरफ पहुँचते हैं। और प्रजामंडल आप लोगों को याद होंगे, प्रजामंडल आंदोलन जब चल रहा था जयपुर में या पूरे राजस्थान में, तो साथियों उस समय की बात है कि अपने उस समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जयपुर प्रजामंडल ने मना कर दिया था कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लूँगा। अब नहीं लूँगा, उसका क्या कारण था, तो उसका कारण था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जी हाँ, जो जेंटल एग्रीमेंट था अपना, जेंटल एग्रीमेंट, ये जो जेंटल एग्रीमेंट, कमेंट करो मुझे जेंटल एग्रीमेंट किस किस के बीच में संपन्न हुआ था। तो साथियों जो जेंटल एग्रीमेंट था, उस जेंटल एग्रीमेंट के वजह से इनने जयपुर प्रजामंडल ने मना कर दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो साथियों इससे इस जयपुर प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता जो थे, वो जो मुख्य भूमिका में थे, वो लोग चिढ़ गए इस बात से कि नहीं, हमें तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना है। तो साथियों उन्होंने जब उसकी बातों को नहीं माना गया तो उन्होंने जयपुर प्रजामंडल में ही एक अलग से संगठन बनाया जिसको नाम दिया आज़ाद मोर्चा। जी हाँ, तो साथियों इस जेंटल एग्रीमेंट की वजह से ही 1942 में, जी हाँ 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। कौन से मोर्चे का गठन किया गया था? आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। और इसके गठन में जो मुख्य भूमिका में थे वो थे हरिश्चंद्र। जी हाँ, बाबा हरिश्चंद्र। तो भाई मैं बता सकता हूँ आपको, बाबा हरीश
चंद्र। बाबा हरीश चंद्र और इनके अन्य साथियों के प्रयास से जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। अब प्रश्न को दो तीन तरीके से पूछ सकता है यहाँ पर कि आज़ाद मोर्चे के गठन का कारण क्या था। तो कारण वगैरह आपसे पूछे तो प्रश्न का जवाब ये भी दे सकते हो, या ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो जयपुर प्रजामंडल के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने की वजह से, या फिर ऑप्शन में इस तरीके से भी आ सकता है कि जेंटल एग्रीमेंट की वजह से। तो आप लोग दोनों प्रकार से तैयार रहिएगा, जैसे भी प्रश्न में ऑप्शन हो उसके आधार पर आप जवाब दीजिएगा। परंतु साथियों मैं अगर आज़ाद मोर्चे की ओर बढ़ूँ आगे, तो आज़ाद मोर्चे की वजह से जयपुर प्रजामंडल में गतिरोध पैदा हो गया और आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1945 में, जी हाँ 1945 में वापस आज़ाद मोर्चे का विलय कर दिया गया। किसमें? जयपुर प्रजामंडल में। तो ये दो डेटे याद रखना, 1942 में तो आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था और 1945 में इसका वापस विलय कर दिया गया था। किस में विलय किया गया था? आपके जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया गया था। तो ये बात थी आपके आज़ाद मोर्चे की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शास्त्रीय संगीत पर आधारित राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचयिता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साहित्य ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार, जो कि पूरी तरीके से संगीत पर आधारित एक ग्रंथ था, इसके रचयिता कौन है? हीरानंद व्यास, सवाई प्रताप सिंह, देवर्षि बृजपाल भट्ट, या फिर पुंडरीक विट्ठल? कमेंट अपना कीजिए जवाब। साथियों कमेंट करते समय मैं आपसे फिर आज कहना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को देखते समय केवल मूक बाधिर होकर देखें नहीं, इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को आप लोग ज्वाइन करते समय अपने अंदर वो स्फूर्ति रखें, वो जोश रखें जो कि हम लोग अक्सर कक्षाओं में देखा करते थे। वही जोश, वही जुनून, वही शिद्दत, वही लगन और मेहनत के साथ आप लोग इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को ज्वाइन कीजिए और फटाफट कमेंट करना अपना शुरू कीजिए। साथियों जिस प्रकार से एक्टिविटी आपकी क्लासरूम में होती है वही एक्टिविटी आपकी इस टेबल पर, इस डेस्क पर होनी चाहिए। जवाब जल्दी कीजिए कमेंट। साथियों यहाँ पर सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ें तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, देवर्षि बृजपाल भट्ट। देवर्षि बृजपाल भट्ट के द्वारा इस राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की क्या की गई थी? रचना की गई थी। साथियों अगर मैं आपसे बात बताना चाहूँ तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग देवर्षि बृजपाल भट्ट की, जो कि सवाई प्रताप सिंह के ही दरबारी थे। साथियों सवाई प्रताप सिंह वही सवाई प्रताप सिंह है जिनका संबंध था हमारी जयपुर रियासत से। साथियों जयपुर रियासत के ही ये शासक थे सवाई प्रताप सिंह, और इन्हीं को श्रेय जाता है हमारे कृष्ण मुकुट के आकार के हवा महल को बनवाने का। साथियों सवाई प्रताप सिंह का जैसा आपको पता है कि संगीत का बड़ा ही शौक था इनको। बहुत सारे हमारे शासक ऐसे हुए जिनको संगीत का शौक था, जिनमें हमारे राणा कुंभा का भी नाम आता है जो मेवाड़ के शासक थे। राणा कुंभा की पुत्री जिनको वागीश्वरी के नाम से हम लोग जानते हैं, रमाबाई के नाम से हम जानते हैं, उनको भी संगीत का बड़ा शौक था। तो बहुत सारे शासक ऐसे हुए जिनको संगीत का बड़ा शौक था। उनमें ही एक गणना की जाती है सवाई प्रताप सिंह की। सवाई प्रताप सिंह ने साथियों निवेदन किया कि मुझे ऐसा एक सम्मेलन बनवाना या करवाना है यहाँ पर जिसमें अधिक से अधिक संगीत का ज्ञान रखने वाले लोग आने चाहिए। और साथियों ऐसा एक सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी सम्मेलन में देवर्षि बृजपाल भट्ट के द्वारा राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की क्या की गई थी? रचना की गई। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? साथियों भूगोल से आपका प्रश्न है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन मैंने दे रखे हैं वो सारे के सारे नाम आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने रखा है यहाँ पर। स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? भाकर, गिरवा, भौराट या फिर वागड़? जल्दी कमेंट कीजिए जवाब अपने।
और साथियों राइट आंसर की ओर बढ़ें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, गिरवा। तो साथियों यहाँ पर गिरवा के नाम से स्थानीय भाषा में जाना जाता है उदयपुर क्षेत्र को। अच्छा, क्यों जाना जाता है इसकी अगर बात यहाँ पर आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात का, क्योंकि उदयपुर का जो क्षेत्र है वो चारों तरफ से, इंडिविजुअल उदयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, उदयपुर की अगर बात करूं तो इसका जो क्षेत्र है वो चारों तरफ से निर्जर पहाड़ियों से बसा होने के कारण या घिरा होने के कारण इसकी जो आकृति है वो एक तस्तरी नुमा, इसकी आकृति तस्तरी नुमा बेसिन जैसी दिखाई प्रतीत होती है। और इसी कारण से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको गिरवा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, ये एक तस्तरी नुमा बेसिन होने के कारण क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, किन रियासतों के मध्य, फिर इतिहास से प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किन रियासतों के मध्य देबारी समझौता संपन्न हुआ था। बहुत ही राजस्थान की इतिहास का बहुत ही निर्णायक समझौता था ये। मैं बात करूं तो राजस्थान के इतिहास का बहुत ही निर्णायक ये समझौता था जिसने इतिहास को बहुत कुछ परिवर्तित किया और राजस्थान के इतिहास को, जो राजपूतों का इतिहास, उसको और आगे बढ़ाया इन्होंने। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे समझौते की जिसका नाम था देबारी समझौता। ये संपन्न हुआ था, किन रियासतों के मध्य संपन्न हुआ था, मारवाड़, मेवाड़ या टोंक, कोटा, मारवाड़ या मेवाड़, मारवाड़, आमेर या मेवाड़, आमेर, सिरोही या फिर मारवाड़। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी क्लिक कीजिए और जवाब फटाफट दीजिए। जवाब इतनी स्पीड से आनी चाहिए आपके कि नेटवर्क हैंग हो जाना चाहिए। सभी लोगों के एक साथ क्लिक होने चाहिए जवाब। साथ ही यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हां, मारवाड़, मेवाड़ और आमेर। अब यहां पर मैं बात करूं कि आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि साहब ये देबारी समझौता होना पड़ा, और फिर मैंने ये क्यों कहा कि ये देबारी समझौता राजस्थान के इतिहास में राजपूतों के लिए एक निर्णायक समझौता हुआ था। साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग इस बात को चर्चा करने के लिए, ध्यान देना पूरा अपना। देखो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो इस राजस्थान में 3 ऐसी रियासतें थी जिन पर सारा राजपूताना टिका हुआ था, और वो थी, एक तो आपकी मेवाड़, एक थी आपकी मारवाड़ और एक थी आपकी आमेर। साथियों ये ऐसा समय था, इस देबारी समझौते से जस्ट पहले, औरंगजेब के समय की बात कर रहा हूँ, इस समय में मारवाड़ के शासकों के पास मारवाड़ नहीं था, आमेर के शासकों के पास आमेर नहीं था, और मेवाड़ के शासकों के पास मेवाड़ था, परंतु वो लोग भी अधीर थे, बुरी स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में साथियों इन राजपूताना की रियासतों को एक जगह होने की, एकजुट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मेरा कहने का तात्पर्य है, उस समय मारवाड़ की अगर बात करूं तो मारवाड़ के जो शासक थे वो तत्कालीन शासक, मैं शासक नहीं कह सकता हूं क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात स्थिति बड़ी दुर्लभ हो गई थी यहाँ पर। तो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो थे अजीत सिंह जी। कहाँ की बात कर रहा हूँ, मारवाड़ की, समझ जाना बात को। मारवाड़ के कौन थे, अजीत सिंह थे। जबकि मैं अगर बात करूँ आपके आमेर की तो यहाँ पर थे सवाई जय सिंह, यहाँ पर सवाई जय सिंह थे। अब आपकी मेवाड़ की बात करूँ तो यहाँ पर थे अमर सिंह। अब अमर सिंह एक तो प्रताप के पुत्र थे, तो यहाँ पर अमर सिंह कौन से होंगे, द्वितीय, अमर सिंह सेकंड। तो दोबारा बात को समझना, उस समय मारवाड़ में अजीत सिंह, आमेर में सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय, और मेवाड़ में अमर सिंह द्वितीय प्रतिनिधि के रूप में शासक थे। परंतु साथियों आमेर से अधिकार छिन गया था सवाई जय सिंह का, और यहाँ पर औरंगजेब ने अपना अधिकार कर लिया था, और मारवाड़ से अधिकार छिन गया था अजीत सिंह का। ऐसी स्थिति में इन तीनों राजाओं ने मिलकर एक समझौता किया था जो हुआ था 1707 में। ध्यान रखना, ये 7 का जो आंकड़ा है वो मैं बताऊं आपको इतिहास में बड़ा ही निर्णायक हुआ है।
7 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक हुआ है। यहाँ पर 1707 है, आगे 1807 होगी जब गंगोली के मैदान में राजपूताना का अस्तित्व फिर से एक बार बड़े ही संकट में पड़ेगा। फिर वहाँ पर 1857 हुआ तो भी 7 का आंकड़ा आया। फिर आगे 1947 जब हुआ तब भी 7 का आंकड़ा आया। तो ये 7 के आंकड़े से भारत और राजस्थान का बड़ा ही चिर परिचित परिचय है। तो यहाँ पर एक्चुअल हुआ क्या, 1707 में इधर से सवाई जयसिंह, इधर से मेवाड़ के अमर सिंह और इधर से अजीत सिंह, तीनों आ गए। और मेवाड़ की एक जगह थी देबारी नामक स्थान जो कि उदयपुर में पड़ता है। इस देबारी नामक जगह पर आकर तीनों ने एक समझौता किया था, जिसको देबारी नामक जगह पर होने के कारण कहते थे देबारी समझौता। पहली बात क्लियर। तो देबारी समझौता पहली बात होती है कब हुआ था, 1707 में। किस किस के बीच में हुआ था, तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। फिर दूसरा पूछ ले किस किस के बीच हुआ था, तो अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह और सवाई जयसिंह। अब साथियों इस समझौते में आखिर था क्या, इस बात को समझना। तो इस समझौते में पहली बात तो ये थी कि आपस में तीनों एक दूसरे की सहायता करेंगे और कैसे भी करके आपके मुगलों से अजीत सिंह के मारवाड़ को स्वतंत्र करवा के और अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित करवाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि साहब आमेर का जो छिन चुका था सवाई जयसिंह से, उस आमेर पर वापस अधिकार किसका करवाएंगे, सवाई जयसिंह का। अब अमर सिंह को तो कुछ मिला ही नहीं, तो अमर सिंह क्यों फिर टेंशन ले बीच में। तो साथियों यहाँ पर अमर सिंह ने एक शर्त रखी और अमर सिंह के साथ समझौता ये था कि अमर सिंह की जो पुत्री है, जी हाँ, अमर सिंह की पुत्री का, इसकी जो पुत्री है, इस पुत्री का विवाह करवाया जाएगा सवाई जयसिंह के साथ। समझना बात को। इसमें अमर सिंह का ये था कि अमर सिंह की पुत्री का विवाह होगा सवाई जयसिंह के साथ और अमर सिंह की पुत्री और सवाई जयसिंह इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वही आगे जाकर आमेर का क्या बनेगा, शासक। ध्यान से समझना, अमर सिंह की पुत्री और सवाई जयसिंह के मध्य जो संतान उत्पन्न होगी उन संतान को ही आमेर का शासक बनाना पड़ेगा। इस बात का बकायदा एग्रीमेंट हुआ और ये कहलाया देबारी समझौता। तो साथियों इस प्रकार से इसी समझौते के माध्यम से अजीत सिंह को मारवाड़ मिला, सवाई जयसिंह को आमेर मिला। परंतु साथियों यहाँ पर अमर सिंह की बेटी का सवाई जयसिंह के साथ विवाह तो हुआ पर विधि विधान को मंजूर नहीं हुआ और इनका जो पुत्र था वो कमेंटमेंट के अनुसार सवाई जयसिंह उसको उत्तराधिकारी नहीं बना पाया था। आगे जाकर कर सवाई जयसिंह के दोनों ही पुत्र बारी बारी से शासक बने थे और वो सारा का सारा परिणाम उनको गृह युद्ध के माध्यम से अपने को देखने को मिलता है, जो कि अपने राजमहल का युद्ध या बगरू के युद्ध के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला, इसको आप लोग इतिहास के भाग से जोड़ दीजिए या भूगोल के भाग से जोड़ दीजिए, दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान के निम्न में से कौन से प्राकृतिक भूभाग, राजस्थान के निम्न में से कौन से प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है राजस्थान के, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। राजस्थान के निम्न में से कौन से प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ऑप्शन आपके पास में पहले आपको 4 चीज़ें दी जा रही है। पहला ध्यान देना, दक्षिणी पूर्वी का पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी का पठारी भाग पूछ रहा है, ध्यान देना। दूसरा दे रहा है आपको उत्तरी पश्चिमी का मरुस्थल, और तीसरा दे रहा है पूर्वी का मैदानी प्रदेश, और लास्ट में दे रहा है मध्य अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं इस प्रकार के। सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर का ऑप्शन अब दे रहा है आपको। अब आपसे ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो पहले में कि क्या 1 और 2 कथन सही है। ये कहना चाह रहा है कि क्या कथन 1 और 2 सही है या फिर कथन 1 और 3 सही है। अगर ये भी नहीं तो क्या कथन 1 और 4 सही है। अगर ये भी नहीं तो क्या कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। जल्दी अपना कमेंट कीजिए जवाब। गोंडवाना लैंड की बात पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना। गोंडवाना लैंड ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो बालक वास्तव में तैयारी कर रहा है अच्छे लेवल की RAS PSI या फिर अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है, उन बालकों को ये कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। गोंडवाना का कॉन्सेप्ट, अंगारा का कॉन्सेप्ट,
तेथिस सागर का कॉन्सेप्ट, ये इनसे वर्तमान की स्थितियाँ कैसे बनी, क्या बनी, पृथ्वी का प्रारंभ कैसे हुआ। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है गोंडवाना लैंड के अवशेष। फटाफट कमेंट कीजिए आपके राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मतलब कथन 1 और 4 सही है। क्या कहना चाह रहा है आपसे ये, मतलब गोंडवाना लैंड का जो अवशेष है वो एक तो दक्षिणी पूर्वी का पठारी भाग माना जाता है और दक्षिणी पूर्वी के पठारी भाग के साथ में मध्य अरावली प्रदेश भी इसका ही भाग माना जाता है। ये बात आपके क्लियर होगी साथियों। मैं एक मैप के माध्यम से आपकी इस बात को क्लियर कर देता हूँ। देखो ग्लोब देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये आपका गोंडवाना लैंड है। इस गोंडवाना की अगर मैं मतलब जो आपके पृथ्वी का जो टुकड़ा था, जो पिंड था, उस पिंड की अगर बात करूँ तो ऊपरी जो भाग है लॉरेशिया, जिसको हम लोग अंगारा के नाम से भी जानते हैं, अंगारा कह दीजिए या लोरिशा कह दीजिए, और नीचे वाला जो भाग है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, वो कौन सा है, गोंडवाना। तो इस गोंडवाना लैंड के जो अवशेष मैंने आपको बताए वो अवशेष कौन कौन से होंगे, एक तो दक्षिण पूर्वी का पठारी भाग और एक आपकी अरावली पर्वतमाला का भाग। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अंगारा लैंड के अवशेष कौन कौन से हैं, फिर तेथिस सागर के अवशेष कौन कौन से हैं, फिर आपका पेंजिया पेंथलासा की क्या स्थिति थी, ये सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िएगा और आगे आप लोग जुड़े रहिए अभिनव RS एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज समाप्त होती है यहीं पर साथियों। अभिनव डिजिटल जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को आप प्रूफ कीजिए। यहाँ की जो स्टडी है इसका पूरा लाभ उठाइए और आप लोग इस चैनल को और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि अधिक से अधिक साथी, अधिक से अधिक प्रतियोगी साथी इस चैनल पर जो फ्री जो आपकी शिक्षा चल रही है उसका पूरा लाभ उठा सके। तो मिलते हैं साथियों, हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए आपको जय हिंद,